सारे बच्चे 10th के सेटल हो गए होंगे, अपनी सीट्स पकड़ ली होंगी सबने। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लाइफ साइंस का लास्ट यूनिट है हमारा, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज हम क्लियर करेंगे। इसके नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है, ठीक है, उनकी मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, उस पर हम बात करेंगे। ये नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, हम 2-4-5 दिनों से पढ़ रहे हैं। हमारा पिछला जो यूनिट था और एनवायरनमेंट था, ठीक है ना, उसमें भी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर दी। तो आज हम फिर से उसी के कंटिन्यूटी में हम चलेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है, ठीक है, उनकी मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, कैसे कर सकते हैं हम उनकी मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों जरूरी है वो भी हम डिस्कस करेंगे आज की इसमें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हुआ तो अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं क्वेश्चन। डायरेक्ट इंटरेक्शन में लास्ट के 5 मिनट्स में करूंगा बच्चों के साथ। तो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज क्या चीज है? These substances obtained from the planet that is used to sustain life and provide for human needs, ठीक है। कोई भी चीज जो इंसानों के लिए, जो लिविंग वर्ल्ड के लिए जरूरी है, ठीक है। हम परसों से बात कर रहे थे, सॉइल की बात कर रहे थे, हम हवा की बात कर रहे थे, ठीक है। हमने कोल, पेट्रोलियम परसों पढ़ा था ना। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े, हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो भी नहीं के हमारे सब पार्ट से हमारे चलते हैं। तो रिसोर्सेज वो सारी चीजें वो जो भी नेचर में आपको मिलती हैं, आपको चाहे हवा है, पानी है, कोल है, पेट्रोलियम है, गैस है, हमारी सॉइल है, हमारे क्रॉप्स हैं, हमारे फॉरेस्ट हैं, हमारे एनिमल्स हैं, हमारे बर्ड्स हैं, हमारे फिशेस हैं, हमारे क्रॉप फील्ड्स आए, ठीक है। हमारे चश्मे आए, हमें नदी आए, रिवर्स आए, ओशंस आए, सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, बड़े बड़े हमारे पास। ये देखो राइट साइड हमारे पास देखो विंड पावर, ठीक है, विंड से जो जनरेट करते हैं एनर्जी, विंड क्या है हमारे पास, नेचुरल रिसोर्स है। सोलर एनर्जी हमारे पास, हम जनरेट करते हैं सोलर एनर्जी किसके थ्रू? सनलाइट के थ्रू, प्लेट्स लगाते हैं हम, ठीक है। तो सोलर सनलाइट क्या है? नेचुरल रिसोर्स है हमारा। वाटर रिसोर्सेज हमारे पास, पानी के इतने भंडार है हमारे पास, ठीक है। क्या है? पानी नेचुरल रिसोर्स है। प्रीशियस मेटल्स है, मिनरल्स है, ठीक है, जो भी गोल्ड, सोना, बाकी डायमंड, हीरे जवाहरात, वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज सारे। क्रूड ऑयल वो मिक्स्ड अप जिसमें हमारे पास, ठीक है, जिसमें कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये हमारा केरोसिन, ठीक है, ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। लैंड रिसोर्स में हमारे पास सॉइल आया, समझ आ रही है? ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल गैस आया जो हम यूज करते हैं एलपीजी की फॉर्म में, घरों में इतना गैस यूज करते हैं हम किचन में, ठीक है। कमर्शियल यूज भी करते हैं हम इसका बहुत ज्यादा। फिर एनिमल रिसोर्सेज में आया हमारे पास, ठीक है, एनिमल रिसोर्सेज भरे पड़े हमारे पास। फिर हमारे पास फॉरेस्ट रिसोर्सेज आए, जितने भी हमारे पास फॉरेस्ट रिसोर्स, बहुत ज्यादा रिसोर्स है हमारे पास। हमारे घर इतने बड़े बड़े बने हुए, सारे नेचुरल रिसोर्सेज से बने। पत्थर है, मिट्टी है, चाहे कुछ भी है, सीमेंट है, वो सारा किधर को? नेचुरल रिसोर्स तो है। इसी धरती से तो निकलती है वो सारी चीजें, निकलती है ना इसी धरती से वो सारी चीजें। हम जिन घरों में रहते हैं, किसी भी टाइप का मकान हो, किसी भी टाइप का हो, ठीक है, वो क्या है? हमारा नेचुरल रिसोर्स है। तो इसका मतलब हम सर्वाइव ही इस दुनिया में कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड रह के, ठीक है। सांस ले रहे हैं हम कंटिन्यूसली, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है कंटिन्यूसली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है। जो ग्रीन लीव्स करते हैं हमारे पास क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। फॉरेस्ट, क्रॉप्स नेचुरल रिसोर्स है। तो ये सारे डिस्कस आपको मतलब आइडिया आपको आ गया नेचुरल रिसोर्स होता क्या है, जो नेचुरली प्रेजेंट हो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे माहौल में, हमारी दुनिया में, हमारी धरती पे, और हम उस पर डिपेंड हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। A natural resource is something that comes from nature that has human use, और ह्यूमन जो है उसका यूज करते हैं, उसको बोला जाता है नेचुरल रिसोर्स। It includes all things like sand, stone, metal, oil, coal, natural gas, air, sunlight, soil, water. सारी क्या चीजें हैं? नेचुरल रिसोर्सेज है सारी। गिना दी मैंने। राइट साइड आपको ये दिख रहा होगा, नेचुरल रिसोर्सेज फैन है, फोटो लगा हुआ है, आप ये नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो आप साथ साथ।
अब ये है क्या नेचुरल रिसोर्सेज क्या करते हैं ह्यूमन वेलबीइंग ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। आप जो इंसानों की जो वेलबीइंग है यहाँ पे कितना ज्यादा वेल ऑफ है यहाँ पे, ठीक है, कितने ज्यादा रिसोर्सेज वो यूज कर पाते हैं, कितने ज्यादा वो नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर पाते हैं, उतनी ही उनकी लाइफ जो होगी उतनी बढ़िया होगी, ठीक है। उसके रिपरकशंस क्या होंगे, इफेक्ट्स क्या होंगे नेचर पे, वो दूसरी बात है, ठीक है। लेकिन उस इंसान की, उस लाइफ की, उस कम्युनिटी की, ठीक है, उसकी लाइफ बड़ी शानदार होगी, क्योंकि नेचर पे सब कुछ डिपेंड है, सब कुछ ले रहा है नेचर से वो। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फ्रेश वाटर। पानी के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं? नेचुरल है, नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास। सांस के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। इस धरती पे रहते हैं हम, सॉइल पे रहते हैं हम, क्रॉप्स की प्रोडक्शन के बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते। खाना क्या है हमने, बाकी एनिमल्स पे डिपेंड है, वो भी इसी क्रॉप फील्ड्स पे डिपेंड है। परसों हमने प्रोड्यूसर्स पढ़े थे, ठीक है, ठीक है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टेरिशरी कंज्यूमर, लेकिन सारे किस पे डिपेंड थे? उन्हीं प्रोड्यूसर्स पे ही डिपेंड थे। और वो किस पे, वो भी नेचुरल रिसोर्स है। और बनते कहाँ पे हैं? सॉइल में, ठीक है। जो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट जो भी चाहिए होता है वो भी नेचुरल रिसोर्सेज है। टू बिल्ड रूफ्स आवर हेड एंड हीट आवर होम वी रिक्वायर नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैंने गिना दिया, अनगिनत नाम गिना दिए मैंने आपको ये चीज, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए नेचुरल रिसोर्स हो क्या है, क्या आप चीज, ठीक है। बहुत सारे नाम गिना दिए मैंने, बहुत सारी एग्जांपल दे दी मैंने आपको। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप, नीड ऑफ मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब जरूरत क्या पड़ी इसको मैनेज करने की, इन नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने की जरूरत क्या पड़ी हमें, ठीक है। जरूरत क्यों पड़ी? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। देखो पहले ही पॉइंट में हमें पता चल गया क्यों जरूरत पड़ रही है हमें। कल में एक न्यूज पढ़ रहा था, उसमें लिखा था पिछले 50 सालों में, अब तक पिछले 50 सालों में ये जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, वो डबल हो गई है। कितनी? डबल पिछले 50 सालों में। क्योंकि हमने एक्सट्रैक्ट इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्स, इतने ज्यादा एक्सट्रैक्ट स्टार्ट करने कर दिए, और हमारी मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा डेवलप हो गई कि हम, हमारे जो बच्चे अब जो पैदा होते हैं, जो पहले पैदा होते हैं और उनकी थोड़ी दिन के बाद डेथ हो जाती थी, बहुत ज्यादा रेशो होता था उनका। लेकिन अब डेथ की रेट बड़ी कम हो गई है, उनकी डेथ रेट बच्चों की जो न्यू बॉर्न होते हैं बड़ी कम हो गई, इतनी ज्यादा मेडिकल साइंस हमारी डेवलप हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो पॉपुलेशन है पिछले 50 साल में डबल हो गई है। अब ये जो ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या है, इन नेचुरल रिसोर्सेज पे दबाव ज्यादा पड़ गया है, ठीक है, दबाव ज्यादा पड़ गया है इन पे। एंड राइजिंग डिमांड्स ऑफ चेंजिंग लाइफस्टाइल चेंज होती चली जा रही है हमारी। हमारा 20 साल पहले जिधर हमारे एरिया में 2 गाड़ियां होती थी, आज वही 200 गाड़ियां। 2 गाड़ियां होती थी 30 साल पहले, आज वही 300 गाड़ियां। और ऐसे ही अगर चलता रहा अगले 10-20 सालों में, तो वही 200 जो 2000 हो जाएगी। तो कितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे। वो तेल जो हमारा 30 साल पहले 2 गाड़ियां सिर्फ यूज करती थी, ठीक है, आज वो 200 गाड़ियां यूज करती हैं या 400 गाड़ियां यूज करती हैं। और अगर ऐसे ही कंटिन्यू चला तो 20 साल के बाद हो सकते हैं वो 2000 हो या 5000 गाड़ियां हो, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स पे कितना ज्यादा प्रेशर पड़ा। ये एक एग्जांपल दी मैंने, पेट्रोल की या डीजल की एग्जांपल दी मैंने, ठीक है। ऐसे ही जब अगर पॉपुलेशन भी ऐसे ही बढ़ती चली गई तो मकान तो बनाने ही है, जो भी इधर आया है मकान बनाने, नए लाइफस्टाइल चाहिए उसको, ठीक है, उनके रिसोर्सेज पे डिपेंड रहना ही है, नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो प्रेशर जो है बहुत ज्यादा पड़ता है हमारे नेचुरल रिसोर्स पे, जिनकी वजह से वो क्या हो जाता है, उनसे हमारा खतरा लायक हो जाता है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनको ये चीजें मैसर नहीं होंगी। हमने देखा डिफॉरेस्टेशन पिछले 10-20 सालों में, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, कितना ज्यादा फॉरेस्ट हमारे डिस्ट्रॉय हुए, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड एट एन अलार्मिंग पेस, अलार्मिंग रेट। तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बहुत अलार्मिंग पेस पे डिक्रीज होते चले जा रहे हैं, ठीक है। चाहे आप फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करो, एनिमल रिसोर्सेज की बात करो, वाटर रिसोर्स की बात करो, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी ज्यादा जो है वो अलार्मिंग रेट से कम होती चली जा रही है। या ग्लेशियर्स देख लो हमारे, ठीक है,
जो आजकल डेली न्यूज चलती है कि इतने इतने रेट से पिघल रहे हैं, इतने रेट से पिघल रहे हैं, ठीक है, अगले 30 या 40 साल में ये वाले छोटे छोटे ग्लेशियर सारे खत्म हो जाएंगे, नीचे लो लाइंग एरियाज जितने भी हमारे वो सारे प्लेन्स वो सारे डूब जाएंगे, जो भी समंदर के आसपास है, ठीक है। ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं। वो कैसे होता है हमारा, फिर यही नेचुरल रिसोर्स पे जितना ज्यादा प्रेशर होगा, दबाव होगा, ठीक है, ensure sustainable equal distribution of resources, सस्टेनेबल जो हमारे कंटिन्यूटी में आगे चले, प्रेशर ना हो, ओवर बर्डन ना हो कोई चीज, ठीक है। एक खेत में अगर हम 1 क्विंटल निकाल रहे हैं, उस पे अगर 10 बंदे जी रहे हैं, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन हमारे घर में इतने ज्यादा हो गया, 10 के हम जॉइंट फैमिली है 40 हो गए, तो वो 40 बंदे उनके एक खेत पे नहीं डिपेंड रह सकते हैं, ठीक है। उनने फिर दूसरे खेत ढूंढने, दूसरे खेत कहाँ से आएंगे, नए थोड़ी ना आएंगे आसमान से, वो इन्हीं इधर फॉरेस्ट लैंड क्लियर करेंगे। वो नुकसान किसका है, वो नुकसान हमारी कम्युनिटी का, फायदा तो उसका हो रहा है, अपना फायदा मुझे हो रहा है, मैं फॉरेस्ट काट रहा हूँ, ठीक है, जंगलात काट रहा हूँ और मैं अपने लिए क्रॉप फील्ड्स लगा रहा हूँ, मेरा फायदा तो हो रहा है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है, एट लार्ज कम्युनिटी का हो रहा है, उस सोसाइटी का हो रहा है, उस एरिया को हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही जब छोटी छोटी चीजें एक पूरा फिर दुनिया में देखते हैं, ऐसे ही वो जो है ये सारी चीजें डिस्टर्बेंस आ जाती हैं हमारे इस एनवायरनमेंट में। कल भी हमने पढ़ा था परसों एनवायरनमेंट में, तो to ensure sustainable equal distribution of resources and reduction of damage to the environment, management of resources must be an integral part of our society। तो मैनेजमेंट की बात होती है, सबसे बड़ी बात है मैनेजमेंट, ठीक है। तो कोई भी इवेंट करते हैं हम, फंक्शन करते हैं हम घर में या कहीं भी स्कूल में, तो उसके लिए क्या होता है, मैनेजमेंट कमेटी होती है, ठीक है। एक बंदा ये काम करेगा, वो बंदा ये काम करेगा, वो ये करेगा, मतलब प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से चलता है सब, ठीक है। अगर हम ये मैनेजमेंट ना करें, किसी को पता ही नहीं होगा किसने क्या करना है, किसने कौन सा अरेंजमेंट करने का, हैफेजर्ड हो जाएगा सारा, डिस्टर्ब हो जाएगा सारा, ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो वैसे ही हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्यों हमने मैनेजमेंट करनी है, ताकि हम जो है वो लाइफ जो है वो हमारी सस्टेन कर पाए, हमारी आगे जनरेशन जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है कंटिन्यूटी में आगे भी चल पाए, ठीक है, वो भी इसका फायदा उठा सके हमारी आने वाली जनरेशन। समझ आइए, we must ensure judicious use of our natural resources that it is not unlimited, क्योंकि ये अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं हमारे पास, फॉरेस्ट हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज है, ठीक है, पानी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज में, हमारे पास जितने भी ग्लेशियर्स हैं, जितना भी वाटर साइकिल चलता है, ठीक है, मीठा पानी, जो कल भी हमारा एक हुआ था सेशन, एक ऑनलाइन सेशन हुआ था पानी बचाओ का, ठीक है, कैच द रेन। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये नहीं है इधर बारिश पड़ रही है डेली, इधर जरूरत ही नहीं है, ऐसा 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 बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। हमने इसको साइंटिफिक वे में लेना है कि हम ये जो इतनी बारिशें हो रही है, आज जून जुलाई में भी हम जैकेट लगा के इनर लगा के चल रहे हैं, क्यों, क्या वजह है, ठीक है ना, मतलब आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। पढ़े लिखे हो, आपके सामने किताबें हैं, गूगल है, खोलो किताबें, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या मसला क्या है, क्या पहले भी ऐसा ही होता चले जा रहा था, ठीक है। तो उसकी स्टडी करनी है, आपने देखना है क्यों रीजंस क्या है, ठीक है। और रीजंस फिर हमारे यही निकल के आते हैं कि हमारा जितना भी अनकंट्रोल्ड हम पोल्यूशन कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड सब कुछ ये नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करते चले जा रहे हैं हम, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन जो है इंक्रीजिंग अलार्मिंग रेट पे चली जा रही है, ठीक है। और हम जो जितना भी है नेचुरल रिसोर्स उनको रेप्लेनिश नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट जितने कट रहे हैं उतने नए लग नहीं रहे, उतने उगा नहीं पा रहे हैं हम, समझ आ रही है, जिसकी वजह से बाकी चीजें भी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे ग्लेशियर्स आज देख रहे हो ऊपर भी कार्बन डाइऑक्साइड, हमने परसों पढ़ा था कैसे उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग में देखा था हमने, ठीक है। परसों हमने ओजोन लेयर डिप्लीशन पढ़ा था, तो वो भी सारा किसकी वजह, पोल्यूशन ही तो था, हमारा डिस्टर्बेंस ऑफ एनवायरनमेंट, हम ही लोगों की वजह से, जितने भी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, ठीक है, या इंडस्ट्रियल सेटअप्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, या हाउस होल्ड यूनिट्स है, कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी, कितने ज्यादा फैले हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे आहिस्ता 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 ये जो जितनी भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है अलार्मिंग फेज से जो है हमारे घट रहे हैं, तो उस पर चेक करने का ध्यान है, नजर रखने के लिए हमें उतनी ज्यादा इको फ्रेंडली बनना है, ठीक है, उतना ही ज्यादा इको फ्रेंडली बनना है, ताकि जो है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास बचे रहे और हमारा नेक्स्ट जो हमारे जनरेशन है वो भी इसका फायदा उठा सके।
तो ये देखो राइट साइड हमारे पास नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इट इंटीग्रेट्स ऑल द एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक एंड अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट मैनेजमेंट डिसीजंस अबाउट द नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस, एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है, जब एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आप में होगी, हम में होगी, तभी तो हम ये चीजें कर पाएंगे। ठीक है, जब सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी होगी नहीं हम में, तो हम भी वही गार्बेज फेंकते चले जाएंगे नदी नालों में, जहाँ भी पिकनिक स्पॉट्स पे उधर गंदा करते चले जाएंगे। ठीक है, जो मिला वो यूज करते जाएंगे, अपने ड्रेन्स को क्लॉग करते चले जाएंगे। ठीक है, नदी नाले बह रहे हैं, हमारे रिवर्स बह रहे हैं, सारी गंद चली जा रही है, कोई हमारे साफ सफाई का ध्यान नहीं है। रेस्पॉन्सिबल तो हम ही है ना, कोई एलियंस तो नहीं ना आ रहे हैं वो गंद फेंक रहे हैं वहां पे, हम ही लोग फेंक रहे हैं ना, हम ही लोग फेंक रहे हैं ना। लेकिन हमें दिमाग है, अकल है, इतनी सूझ हमारे पास इतनी होनी चाहिए कि हमें उतना कॉन्शियस रहना है कि हमारी वजह से एनवायरनमेंट में नुकसान नहीं होना चाहिए। इतना सामने रखना है, हमारी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर मेरा फायदा हो रहा है, मैं एक पेड़ काट रहा हूँ, मुझे 2-3 वो स्लीपर्स मिल रहे हैं, मेरा घर बन रहा है, लेकिन मेरी वजह से किसको नुकसान हो रहा है? वहां पे जो एनिमल्स रहते हैं, वहां पे जो इंसेक्ट्स रहते थे, वहां पे जो बर्ड्स रहते थे। ठीक है, और फिर ओवरऑल हमारा फॉरेस्ट एरिया खत्म हो रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम ये एनवायरनमेंट को सेव करते कैसे हैं? हमारे पास 3 R's होते हैं, हमारे पास 3 R's ऑफ सेविंग द एनवायरनमेंट। 3 R's ऑफ सेविंग द एनवायरनमेंट। इसमें क्या क्या है? 3 R's, R मतलब R, 3 R है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। री का मतलब होता है दोबारा, दोबारा, रीयूज दोबारा यूज करना हमने, रिड्यूस उसको बिल्कुल कम करना है हमने किसी चीज को, और रिसाइकल दोबारा उसको हमने साइकिलिंग प्रोसेस में आ दोबारा उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 R's है। रिड्यूस क्या हुआ, देखो राइट साइड में देख सकते हो आप इसमें स्लाइड में, रिडक्शन ऑफ यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, कम डिपेंड रहना है हमने नेचुरल रिसोर्सेज पे, इतनी हमने अपने अपने कंट्रोल करना है। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को उतना कम यूज करें ताकि एनवायरनमेंट को कम नुकसान हो। ठीक है, फिर दूसरा है रीयूज, रिपीटिंग यूज ऑफ ए कंटेनर, कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं जो हमारी इकोलॉजी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह हो, उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है, कोई सब्जी लेने जा रहे हैं हम, कोई पॉलीथीन ये लिफाफे में या झोले में, वो हम उसको बार बार यूज कर सके उसी को, लिफाफा ना, दुकानदार को हर बार हम लिफाफा मार दें। ठीक है, उसी से वो लिफाफा पॉलीथीन हमारा क्या नुकसान है, वो हमारा डिग्रेडेबल है ही नहीं। ठीक है, वो उतनी जमीन में पड़ा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, समझ आ रही है? तो उसकी वजह से क्या हमारी सॉइल जो है वो इनफर्टाइल हो रही है, फर्टिलिटी उसकी खत्म हो रही है सॉइल की, समझ आ रही है? और क्या है? रिसाइकल, रीयूटिलाइज एज ए रॉ मटेरियल और एनर्जी, और इसको रीयूटिलाइज दोबारा यूज करना है। रिसाइकल मतलब दोबारा यूज करना है। ठीक है, किसी चीज को एक बार यूज किया, आपकी कापियां खत्म हो गई, इसको बेच दिया आपने रद्दी वाले को, रद्दी वाले ने आगे उसको बेच दिया मशीन वाले को, उसने दोबारा से रिसाइकल किया उसको। ठीक है, दोबारा से आपके आपके आगे, नहीं तो पेड़ काटने पड़ते हैं उनको। ठीक है, तो ये कापियां फेंकनी नहीं है, या कोई भी गिलास फेंकना नहीं है, सीधा रिसाइकल वाले को देना है, वो रिसाइकल करके फिर से मार्केट में आएगा वही चीज, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को उससे ज्यादा नुकसान होता है तो वो नई मैन्युफैक्चरिंग करेगा। समझ आ रही है? उसको बोलते हैं हम रिसाइकल। तो हमने वही वाली चीज मैक्सिमम यूज कर दी जो रिसाइकलेबल हो। ठीक है, तो रिड्यूस क्या हुआ? रिड्यूसिंग अवर यूजेज ऑन वेस्टफुल हैबिट्स, ऐसी हैबिट्स नहीं रखनी हमने जिससे हमारे एनवायरनमेंट पे नुकसान पहुंचे। ठीक है, ये देख सकते, नॉट वेस्टिंग फूड को वेस्ट नहीं करना हमने। टर्निंग ऑफ स्विचेस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम घर से बाहर निकले, ऑफिस से बाहर निकले, हमने बटन बंद कर देना, लाइट बंद कर देना, फैन ऑफ कर देना, ताकि हमारी एनर्जी सेव हो। कोई दूसरा यूज कर रहा होगा, ज्यादा जिसकी जरूरत हो वहां पे चले जाए वो लाइट। ठीक है, वो स्टोर तो कर नहीं सकते हम कहीं से, नहीं तो ग्रिड स्टेशन वाले स्टोर कर सकते हैं, ना तो मैन्युफैक्चरिंग वाले जहाँ पे लाइट बनती है वो भी स्टोर नहीं कर सकते, बन रही है और कंटिन्यूटी पे चल रही है। ठीक है,
अच्छा, रिपेयरिंग लीकी टेप, हमारे पानी का कल भी हमारा कैच द रेन था, उसमें उसमें बोला था सर ने, क्या बोला था, जितना भी वाटर है उसमें जितना भी हमसे हो सके कंजर्व करना है हमने, ठीक है। देखो हमें हदीस भी पढ़ी का, आपने अपने अगर नदी पे भी नहाना है वहां पे भी ऐसा जुडिशियस यूज करो पानी का कि आपको आदत न लग जाए, तो आप घर में बैठ के फिर वो जैसे नाले में उतना ज्यादा 5-10 बाल्टियां यूज करो नहाने में, अगर आपकी जरूरत 2 बाल्टियों की नहाने में उतना ही यूज करो, आपके पास अगर अवेलेबल भी है फिर भी 2 ही बाल्टियों से यूज करना है, समझे। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर बाथिंग, ठीक है, बाथिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए जितना कम यूज हो सके, जुडिशियस, बिल्कुल कम। और फिर है रीयूज, ठीक है, दोबारा दोबारा हम यूज कर सकते हैं किसी चीज को, यूजिंग थिंग्स अगेन इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग देम, तो हम बार बार यूज कर सकते हैं चीजों को, इसके बदले क्या हम उनको फेंक दें, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है प्लास्टिक्स की होती हैं जो रिसाइकेबल नहीं है, उनको बार बार यूज कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा सके, और फिर जब उस स्टेज तक पहुंच सके फिर प्रॉपर उसका डिस्पोज ऑफ करना है हमको, ठीक है, हर चीज का प्रॉपर डिस्पोज ऑफ। कल भी परसों हमने पढ़ा था लैंडफिल, बोला था मैंने आपको, ठीक है, लैंडफिल्स हम उससे करते हैं ताकि हमारे एनवायरनमेंट में उससे नुकसान ना हो, केमिकल्स रिलीज ना हो हमारे उस वाटर में, ताकि वाटर बॉडीज इफेक्ट ना हो, सॉइल फर्टिलिटी हमारी इफेक्ट ना हो उसकी वजह से हमारा। और तीसरा हमारा रिसाइकल, रिसाइकल इसमें आता है हमारा गिलास है, पेपर है, प्लास्टिक्स है, मेटल ऑब्जेक्ट्स है, वो बार बार उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं और फिर से उसको हम यूज कर सकते हैं, समझ आई, उसको बोला जाता है रिसाइकिल। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पहला है हमारा अभी नेचुरल रिसोर्स जो डिस्कस होने जा रहा है यहाँ पे, वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम बोल रहे थे कि हमने पढ़ा कि क्यों जरूरी है हमें, ठीक है, अभी तक पढ़ा हमने नेचुरल रिसोर्स क्या है, क्या है, और दूसरा टॉपिक पढ़ा फिर हमने क्यों जरूरी है इसका मैनेजमेंट, क्योंकि हमारा चैप्टर ही यही है, और फिर हमने पढ़ा इसके 3 आर पढ़े हमने, ठीक है, जो हमने पीछे एनवायरनमेंट में भी पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हमने पहला हम इसका नेचुरल रिसोर्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो फॉरेस्ट देखा होगा आपने, फॉरेस्ट भी हमारे पास ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, और वाइल्ड लाइफ भी क्या है हमारे पास, नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। फॉरेस्ट आर टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट ऐसी हॉटस्पॉट उस चीज को बोला जाता है जहाँ पे कंसंट्रेशन उसकी किसी चीज की बहुत ज्यादा हो, उसको बोला जाता है हॉटस्पॉट, ठीक है, उसको बोला जाता है हॉटस्पॉट। अब बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट मतलब बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन में वहाँ पे मिलती है हमारे, यहाँ पे फॉरेस्ट में, ठीक है, वैरायटी मिलती है बहुत ज्यादा। बायोडाइवर्सिटी द वैरायटी, अभी बायोडाइवर्सिटी क्या है, वैरायटी एंड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट। अब वहां पे वैरायटी कितनी ज्यादा है, ठीक है, वैरायटी मतलब डिफरेंट 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 प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट इंसेक्ट्स, डिफरेंट बर्ड्स, ठीक है, डिफरेंट क्रीपर्स, डिफरेंट हर्ब्स, डिफरेंट शर्ब्स, डिफरेंट ट्रीज, वहां पे फॉरेस्ट लैंड है, तभी उसको हॉटस्पॉट कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी के, क्योंकि वैरायटी बहुत ज्यादा है वहां, ठीक है। और ये चीजें हमारे सिटीज या सिटीज टाउन्स में और विलेजेस में नहीं मिलती है जो हमें फॉरेस्ट में मिलेगा, ठीक है ना, अंडरस्टूड सी बात है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में रिजल्ट इन लॉस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस एंड डैमेज टू द इकोसिस्टम, और यही हॉटस्पॉट जहाँ पे इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन हमारी प्लांट्स, बर्ड्स, फिशेस, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जहाँ भी हमारे पास है, तो वहां पे अगर हम सीधा अटैक करें तो उसकी वजह से जो हमारी वो जो आसपास की जितनी भी इकोलॉजी होगी, किसी भी डैम के आसपास, किसी भी उस लेक के आसपास, या किसी भी फॉरेस्ट लैंड के आसपास, जो भी हम फॉरेस्ट पे अटैक करें, आसपास जो हमारी सारी इकोलॉजी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि उसके जितने भी रहने वाले एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, सब वो सारे तरफ तरफ चले जाएंगे किधर, हैबिटेट ही उनका वहीं पे, रहते ही वहीं पे, जाएंगे किधर, इसका मतलब हमने उनको खत्म ही कर दिया। जब हैबिटेट खत्म कर दिया तो जब उनका घर ही हमने खत्म कर दिया जहाँ पे वो रहते हैं, तो उसके बाद फिर सर्वाइवल, फिर लाइफ कहाँ चलने फिर उनकी आगे, ठीक है ना। अब ये स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट कौन कौन है हमारे, स्टेक होल्डर्स मतलब कौन कौन स्टेक प्लान कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन उनको बचा सकता है, कैसे बचा सकते हैं उनको, पीपल हु हैबिचुएट अराउंड,
फॉरेस्ट, हैबिचुएट मतलब वहां पे रहने वाले, जो आसपास रहने वाले, इनके फॉरेस्ट के आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, देखो हम डायरेक्टली डिपेंड नहीं है फॉरेस्ट पे, ठीक है, लेकिन जो आसपास वहां पे रहने वाले उनके फॉरेस्ट के आसपास जब आप कहीं पिकनिक शिकनिक गए होंगे, आपने देखा होगा वहां पे भी लोग रहते हैं, थोड़े बहुत 2 4 5 घर उधर भी होते हैं, ठीक है, जिनको गुजर बकरवाल कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है, रहते ही वहीं पे दूर दूर रहते हैं, एक घर यहाँ पे, एक दो उधर है, बहुत दूर दूर, एक एक पहाड़ी पे एक दो दो घर मिलते हैं हमें, ठीक है, तो वो डायरेक्टली डिपेंड, उन्हें कोई लकड़ी लानी है जलाने के लिए वहीं से लानी है, ठीक है, कुछ खाने के लिए लाना है, वाइल्ड कोई वैरायटी सब्जी या और कुछ चीज, वो वहीं से उन्हें निकालनी है, ठीक है, वो डायरेक्टली डिपेंड है। The forest department of government owns the land and resources। अब ये लेकिन उसका ऑन कौन करता है, उसको ऑन करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट जो वहां की होती है हमारी। फिर हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं who use the forest to produce certain products, और बहुत सारे हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, हमारे पास certain केमिकल्स होते हैं जो सिर्फ फॉरेस्ट प्रोड्यूस में ही होते हैं, जो फॉरेस्ट में ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लीव्स ऑफ कैंडू फॉर बीडीज एंड पेपर मिल्स हम यूज पेपर, ठीक है, या बीड़ी का जो बाहर से जो पत्ता होता है वो भी हमारा फॉरेस्ट प्रोडक्ट ही है, ठीक है, वो भी स्पेसिफिक वहीं पे बनेगा। कंजर्वेशनिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स हु वांट टू कंजर्व नेचर इन इट्स प्रिस्टीन फॉर्म। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसके, कौन कौन आए, पीपल हु हैबिचुएट, लोग वो जो वहां पे रहते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड है उन पे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर मतलब कौन उससे नुकसान, कौन उस पर डिपेंड रह सकता है, कौन उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, कौन क्लेम कर रहा है उस फॉरेस्ट को, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है। इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, ठीक है, वो लेकिन लिमिटेड स्केल तक होते हैं, यहाँ से रोड भी अगर फॉरेस्ट लैंड से निकलती है उनको क्लियरेंस लेनी होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी होती है उनको कि हमें सड़क निकालने दो, ठीक है। तो और कंजर्वेशनिस्ट मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जो बोलते हैं कि हम जो है वो फॉरेस्ट को हेल्प करेंगे प्रोटेक्शन में, उसकी ग्रोथ में, ठीक है, उनको बोलते हैं। डैमेज टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या है, एक्सेसिव एंड लॉलेस यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा हमने ओवर यूज किया, ठीक है, ओवर यूज किया फॉरेस्ट को। Destroy the ecological balance and may damage the habitats of various species of the flora and fauna। ठीक है, फ्लोरा आ गया हमारे पास प्लांट्स और फाना आ गया एनिमल्स, ये याद रखो, फ्लोरा आ गया हमारे पास प्लांट्स और फाना आ गया एनिमल्स, ठीक है, तो उनकी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया। हैबिटेट मतलब वहां पे रहने का घर, हम तो लिटरल लैंग्वेज में बोलेंगे घर, हैबिटेट बोलते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे उनको खाना मिलता है, जहाँ पे वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जहाँ पे वो घूम सकते हैं आसपास, उसको बोलते हैं हैबिटेट किसी भी एनिमल का, ठीक है। प्लांट तो घूमेंगे नहीं, प्लांट नहीं घूमेंगे, वो एनिमल्स का ही होगा ना, बर्ड्स का ही होगा, इंसेक्ट्स का ही होगा, लेकिन लिमिटेड हैबिटेट होता है, फिर सबका अपना अपना हैबिटेट होता है। और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने डिस्कस कर ही लिया अभी तक पीछे, ठीक है, कि हमें ऐसी डेवलपमेंट करनी है, हमने ऐसी प्रोग्रेस करनी है, ठीक है, रोड्स निकालनी है लेकिन सस्टेनेबल, ऐसा नहीं है कि हमने रोड निकालते हमने 1000 ये जो है वो ट्री खत्म कर दिए, ठीक है, उसका हम अलाइनमेंट कहीं से चेंज कर सकते हैं। डैम्स अगर बनाने हैं हमने उस पर देखना है पहले कि इसमें हमारी लोकल इकोलॉजी में कोई नुकसान तो नहीं पड़ रहा है, समझ आ रही है, या कोई मार्केट बन रही है, या कोई घर बन रहे हैं, या क्रॉप फील्ड्स बन रहे हैं, हमने ये देखना है कि हमारी वजह से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, फॉरेस्ट को या इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। और डिफॉरेस्टेशन जितना कम हो उतना है हमारे लिए, हमारी फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। तो ये हमारी पास लास्ट स्लाइड है, ये देखो यहाँ राइट साइड आप देख लो, पहले राइट साइड देख लो, ये बुजुर्ग दिख रहे हैं आपको, इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम है इनका? सुंदरलाल बहुगुणा। ये कहाँ है? ये है उत्तराखंड के, पहले उसका नाम था उत्तरांचल, तो उत्तरांचल पहले था यूपी के साथ, ठीक है, उसका अलग स्टेट बनाई थी हमारे 2002 या 2004 में बनी थी अलग स्टेट, उत्तराखंड, उत्तराखंड बोला जाता है उसको, और ये वहां के हैं सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम है इनका? सुंदरलाल बहुगुणा। और इनको कहा जाता है फादर ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट है क्या चीज अभी मैं बताऊंगा, ये फादर ऑफ चिपको मूवमेंट है, ठीक है। एनवायरमेंटलिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट हमने पीछे डिस्कस किया ना, ये फॉरेस्ट को कंजर्वेटर थे हमारे, ठीक है, आम आदमी थे, तो ये
ऑफिशियल ऑफिसर या ऑफिशियल नहीं थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं थे, आम आदमी थे। उठ के उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट को, अपनी इकोलॉजी को प्रिवेंट किया, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन की, समझ आई। तभी इनको कहा जाता है फादर ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको क्या मतलब है? चिपको आया मतलब चिपकना, हमारा हिंदी वर्ड ये चिपको, चिपको मतलब चिपकना। अबे हुआ क्या था चिपको मूवमेंट, नाम क्या, कैसे हुआ यार? गढ़वाल से स्टार्ट हुआ। उत्तराखंड में गढ़वाल में रहते हैं, कहाँ? गढ़वाल एरिया वहां पे, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, 1970s और 80s में जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो ठेकेदार होते थे, वो उनने लगातार उनने पेड़ काटने स्टार्ट कर दिए। डिफॉरेस्टेशन, डी मतलब विदाउट, फॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट खत्म कर रहे थे वो, ठीक है। आपका इतने टाइम ज्यादा भी लार्ज स्केल पे फरमान 2 मिनट दीजिए। टाइम भी हो रहा है। 2 मिनट। लार्ज स्केल पे क्या कर रहे थे, फॉरेस्ट को काट रहे थे। तो वहां की लेडीज ने क्या किया, वहां की लेडीज है, लोकल लेडीज है, गढ़वाल की लोकल लेडीज ने क्या किया, वो उनको जो उनके ट्रीज थे बड़े बड़े जंगल में, उनको हक करना स्टार्ट कर दिया। उनको पकड़ा ऐसे, चिपको, देखो चिपक गई है, पेड़ के साथ चिपक गई है। ताकि किससे, क्यों चिपक गई? उनकी लोकल लेडीज, ताकि वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो जो ठेकेदार थे, वो उस पेड़ को ना काट सके, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना ज्यादा पॉपुलर हुई है मूवमेंट, ठीक है। नॉवल आइडिया है, नहीं देना हमने पेड़ काटने हमारे एरिया में, तुम्हारा फायदा हो रहा है लेकिन हमारा तो नुकसान हो रहा है, ठीक है। वहां की लेडीज उठी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाद में इन्होंने लीड किया था उस मूवमेंट को, उसका नाम दिया गया था चिपको मूवमेंट। स्टार्ट हुई थी गढ़वाल में, उत्तराखंड एरिया में। चिपको मूवमेंट इसलिए कहा जाता है, इसको चिपक गई थी वो लेडीज उधर की उन पेड़ों के साथ, ताकि कॉन्ट्रैक्टर या जो ठेकेदार थे उसको उन पेड़ों को न काट सके, ठीक है। तभी इसको कहा गया था चिपको मूवमेंट। और यही चिपको मूवमेंट जब हमारी अरुणाचल, ये जो हमारी साउथ में चली गई थी तमिलनाडु में, उसको कहा गया था वहीं पे एपिको मूवमेंट। एपिको मतलब वहां पे भी यही मीनिंग है, ठीक है। तमिल में एपिको का मतलब है चिपकना, और इधर क्या है हमारा चिपको मूवमेंट। तो थैंक यू एवरीबॉडी। तो कल हमारा टॉपिक रहेगा वाटर फॉर ऑल।